Danke. Ah, thanks so much. Thank you. Okay. यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत सी चीज़ों में फेमस है और उन बहुत सी चीज़ों में से एक ये है कि आपने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन नहीं किया। तो क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपने हार्वर्ड से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ले लिया होता तो आप किस मुकाम पर होते? खैर, कुछ साल पहले जब आखिरी बार मैं इस हॉल में था, मैं स्पीच दे रहा था और मार्क जकरबर्ग ऑडियंस के बीच था, तो मैंने उसे इस यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करवा दिया। सच्चाई यह है कि मैंने पूरे 3 साल तक बहुत सारे कोर्सेज किए, तो एक तरह से देखा जाए तो मैं वास्तव में ड्रॉप आउट नहीं हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से नहीं भागा। मैं यहाँ बहुत एंजॉय कर रहा था। बस ऐसा लगा कि अगर हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की तो शायद हम कुछ मौके खो देंगे। खैर, जब अपने कॉलेज एडमिशन के लिए अप्लाई किया तब आपने हार्वर्ड, येल और प्रिंसटन इन तीनों में अप्लाई किया, और मान लीजिए कि आपका एडमिशन हार्वर्ड के बजाय सिर्फ यह येल या प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ही होता, तो क्या आपको लगता है कि यह येल या प्रिंसटन से ड्रॉप आउट होने की जितनी वैल्यू है वह हार्वर्ड से ड्रॉप्ड होने की वैल्यू के बराबर ही होता? खैर, हार्वर्ड को नीचे गिराने का एक गौरव है जो मेरे पास नहीं है। तो अपने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में बहुत अच्छा किया। आपको पूरे 1600 में से 1590 मार्क्स मिला। क्या आपने कभी सोचा कि वह क्या सवाल था जिसका आपने गलत जवाब दिया? सच्चाई यह है कि वह वर्बल एसिडी था जिसमें मुझे पहली बार 790 मार्क्स मिला। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि उनका वोकैबुलरी पर्याप्त ठीक नहीं था और मैं उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा था, तो मैं वापस जाकर इस पर काम किया और अगली बार यह अच्छा रहा। ठीक है, तो जब आप हार्वर्ड में थे आपने इसे एंजॉय किया, लेकिन आप बहुत ज्यादा पोकर खेलने के लिए फेमस थे। आप बहुत सारे कोर्सेज की जांच करने के लिए फेमस थे, और जिन कोर्सेज को आपको अटेंड करना था उन कोर्सेज को ना अटेंड करने के लिए आप फेमस थे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? यहाँ आपका सबसे बेहतरीन अनुभव क्या रहा और आपने हार्वर्ड से सबसे ज्यादा क्या सीखा? खैर, आप जानते हैं, जब आप हार्वर्ड में आते हैं यहाँ बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और बहुत सारे लोगों के लिए आपके हाई स्कूल के लेवल पर मुमकिन है कि आपका एक स्टैंडर्ड पोजीशन है। आप टॉप पढ़ाकू लोगों में से एक हैं। आप मैथ, साइंस या फिर किसी और चीज के सबसे बेहतरीन लोगों में से एक हैं, जिससे लोग आपकी पोजीशन को समझते हैं। जब मैं हार्वर्ड के अपने क्लास में नया नया आया, हम एक क्लास में 80 लोग थे जिनमें सभी का एक पर्सनल पोजीशन था। मैं मैथ में सबसे अच्छा हूँ और इसलिए हमारे पास 79 फ्रॉड लोग थे। तो मैंने सोचा मुमकिन है मैं इनमें सबसे अच्छा नहीं हो सकता। हालांकि एक बहुत ही अच्छा आदमी एंडी ब्रेटरमैन, जो न्यूयॉर्क में एक वकील है, वह क्लास में सबसे अच्छा था। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं उस क्लास में कभी नहीं जाऊंगा जिसमें उसने एडमिशन लिया है। तो मेरे 1 महीने के अंदर ही मैंने पाया कि यही मेरा यूनिक पोजीशन था और मुझे उम्मीद था कि बाकी दूसरे 80 लोग मेरा पोजीशन चुराएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि किसी और ने मुझे फॉलो ही नहीं किया। लेकिन शुरुआत में आपने मैथ में महारत हासिल करना चाहा और आखिरकार आपको एहसास हुआ कि कोई भी मैथ में बेहतर हो सकता है, तो इसलिए आपने मैथ में अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करने का निर्णय लिया। क्या यह सच है? यकीनन मैथ में मुझसे ज़्यादा अच्छे लोग थे। मेरा मतलब है मैंने मैथ लिया और इसमें अच्छा स्कोर किया, लेकिन मैं टॉपर नहीं था। मेरा मैथ के लिए अप्लाई करने का मेन कारण यह था कि हार्वर्ड के पास यह अजीब रूल था कि जैसे आप किसी मूवी क्लास या पॉलिटिकल क्लास में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनमें बहुत भीड़ होती थी, और अगर आपने मैथ के लिए अप्लाई किया हो तो आप उन क्लासेस के लिए यह दिखावा कर सकते हैं कि आपने मैथ के लिए अप्लाई किया है, और फिर आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा जैसे कि
आप उस फील्ड में अपनी डिग्री ले रहे हैं, लेकिन वे लोग आपको कभी नीचे नहीं दबाएंगे। तो आप इसे अपने तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे इकोनॉमिक्स के कोर्सेज थे, माइक स्पेंस के माइक्रो इकोनॉमिक कोर्स के साथ साथ कई दूसरे कोर्स थे जिनमें मैं जाना चाहता था। तो अगर मैंने मैथ से इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई ना किया होता तो मैं उनमें नहीं जा पाता। तो यह एक बहुत अच्छा डिसीजन था। ठीक है, कुछ साल पहले आपको हार्वर्ड से एक ऑनरेरी डिग्री मिला। इनकी पत्नी ड्यूक यूनिवर्सिटी गई। उसके पास असली डिग्री है। दरअसल उसके पास 2 डिग्री है और दोनों ड्यूक यूनिवर्सिटी से ही है। इस साल इनकी पत्नी को ड्यूक से ऑनरेरी डिग्री मिला और आपको कुछ साल पहले हार्वर्ड से ऑनरेरी डिग्री मिला, और उसमें आपने कहा कि आप रेडक्लिफ हॉस्टल में रहना चाहते थे क्योंकि आपने यह निष्कर्ष निकला कि वहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। अगर आप रेडक्लिफ में रहते तो आपके लिए डेट पर जाने का बहुत अच्छा मौका था। यहाँ अभी बहुत कम चांस है। तो यह काम नहीं किया। उनके पास हैमबर्गर्स भी था। आप हैमबर्गर्स ले सकते थे चाहे वे कुछ भी परोस रहे हों। यह एक्साइटिंग था। तो जाहिर है आपने हार्वर्ड छोड़ दिया। आपके माँ बाप, जब आपने अपने माँ बाप को कॉल करके कहा कि देखो मैं हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हो रहा हूं, तो उन्होंने क्या कहा? खैर, आप कभी यह नहीं कहते कि आप हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हो रहे हैं। आप जानते हैं मैंने हार्वर्ड से छुट्टी ले ली है, और इसलिए अगर मेरा कंपनी माइक्रोसॉफ्ट नहीं चल पाता तो मैं हार्वर्ड में कभी भी वापस आ सकता था। अब हालांकि उन्होंने कोर्स कैटलॉग और इसकी आवश्यकताओं को बदल दिया है, तो अब कोई समझ नहीं पाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और मैंने लगभग अपनी डिग्री पूरी कर ली थी। तो मेरे माँ बाप ने शायद यह सोचा कि मैं 1 साल के अंदर ही कहीं विदेश में पढ़ने या कुछ करने जा रहा हूँ। लेकिन आपने अगर यहाँ रुककर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होता तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता? अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो क्या आज की दुनिया अलग होती? क्योंकि आप ग्रेजुएट होने के बाद अपनी कंपनी शुरू नहीं कर पाते। हार्वर्ड छोड़ना जरूरी था या नहीं? नहीं, ऐसा हुआ कि हमें अर्जेंसी महसूस हुआ कि अगर हमने 1979 ईस्वी में शुरू नहीं किया होता, अगर हम रुक जाते और 1980 या फिर 1981 में शुरू करते, क्योंकि जिस तरह हमने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड थे और इसे सोचा, और ज़्यादातर कंपनियों का ध्यान सॉफ्टवेयर पर नहीं था। लोगों ने सॉफ्टवेयर को एक साइड बिजनेस की तरह बनाया क्योंकि उन्हें बनाना था, लेकिन हार्डवेयर वह चीज़ था जिसके लिए आपने उन्हें सारे पैसे दे दिए। सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल गया। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज के पास इस बारे में कुछ खास आइडियाज़ नहीं था। तो हमें हालांकि ऐसा महसूस हुआ कि यह हमें उसी दिन करना था। 1 साल रुक जाता तो इतिहास की दिशा तो नहीं बदल जाती, यह घूमने के लिए ठीक ही रहता। ठीक है, तो जब आपने अपनी कंपनी शुरू की, आप हालांकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे और आप सीईओ भी थे। जब आपने इसे शुरू किया, इस बारे में आप सच सच बताइए, तो तब इस बारे में दरअसल क्या आपको कभी ऐसा लगा कि यह कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी जितनी बड़ी ये हुई है? या फिर आपको क्या लगा? आपका असली टारगेट क्या था? खैर, आप कह सकते हैं मेरे पास कुछ अलग अलग दृष्टिकोण था जिसने बहुत अच्छा काम किया। एक दृष्टिकोण यह था कि हर घर में और हर डेस्क पर एक कंप्यूटर होगा जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, और इसलिए हमारे सॉफ्टवेयर की अरबों कॉपीज होगी और इसके लिए हम सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन जब चीज़ों को रेंट पर लेने और पैसे खर्च करने की बारी आई, तब मेरा दृष्टिकोण था ठीक है, शायद हम अपनी कंपनी को तिगुनी बड़ी कर सकते हैं। और मुझे इस बात पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना था कि मैं चीज़ों का स्ट्रक्चर किस प्रकार करूं कि यह तिगुनी हो जाए। तो वो एक तरह का मेरा मैनेजमेंट दृष्टिकोण था। मेरा फ्यूचर प्लान बहुत बड़ा था, लेकिन मेरा मैनेजमेंट दृष्टिकोण तिगुना करने का था। और फिर मैंने कहा ठीक है, अगर कोई हमें पैसे नहीं देता है तो क्या इसके लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं? तो मैं हमेशा कुछ पैसे रखता था क्योंकि हमारे कुछ कस्टमर्स बैंकरप्ट हो चुके थे, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर बिजनेस में रहना बहुत मुश्किल था। मैं हमेशा 1 साल तक सबकी पेमेंट करने के लिए पर्याप्त पैसे रखना चाहता था, और यहाँ तक कि आज माइक्रोसॉफ्ट के पास 1 साल तक सबकी पेमेंट करने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। 1 साल से ज्यादा ही है मेरे ख्याल से। हाँ, 1 साल से ज्यादा ही है। तो जब आपने शुरू किया, तब आपने इस एक चीज को कैसे टाला जिसे बहुत से दूसरे एंटरप्रेन्योर्स टाल नहीं पाते हैं और वेंचर कैपिटल से पैसे लेकर खुद को कमजोर कर लेते हैं?
आपने सचमुच वेंचर कैपिटल से पैसा नहीं लिया, आपने इसे कैसे टाला? हमारे पास सॉफ्टवेयर था, अगर आप इसे बड़ी क्वांटिटी में बेच सकते हैं तो इसमें बहुत पैसा है, क्योंकि कीमतों की कोई सीमा नहीं है और हमारी तरह करोड़ों कॉपीज बेचने के लिए आप इसकी क्वांटिटी को स्केल कर सकते हैं। आप जानते हैं हर एप्पल टू कंप्यूटर, कॉमोडोर पैड, IBM PC में हमारी सॉफ्टवेयर की कॉपीज थी, तो हमारी इनकम बहुत बढ़ गई। तो हमें कोई फैक्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं थी, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे थे और हमें किसी भी साल कोई लॉस नहीं हुआ। हाँ ठीक है, पॉल और मैं शुरुआत के कुछ वर्षों तक फ्री में काम किया। पॉल एलन जिसके साथ मिलकर मैंने यह कंपनी बनाई, तो फिर इसके बाद हम तो बस पैसे छाप रहे थे। हमने आखिरकार अपने बोर्ड में बस एक वेंचर कैपिटल कंपनी को शामिल करने और उनसे बहुत सी चीज़ों के बारे में सलाह लेने के लिए $20 मिलियन की कीमत पर $1 मिलियन में 5% शेयर बेच दिया, जो कि दरअसल काफ़ी हेल्पफुल रहा। हमने अपने बोर्ड में एक आदमी को सिलिकॉन वैली से लिया जिसका नाम डेव मार्कडॉट है। उसने बहुत अच्छा काम किया। इनसे लिया हुआ पैसा बैंक में सो रहा है और यह आज भी बैंक में ही है, तो इसमें पैसों का कोई मतलब नहीं था, यह तो बस उन्हें अपने टीम में शामिल करने के लिए था। और वो अभी भी बोर्ड में शामिल है? हाँ, वो अभी भी बोर्ड में है और बहुत सारे खास डिसीजंस लेने में वो बहुत हेल्प करते हैं। तो जब आप शुरू कर रहे थे तो कुछ समय बाद ही स्टीव जॉब्स भी अपनी कंपनी शुरू कर रहे थे? हाँ, जब हमने शुरू किया तब वह इंडिया में था। उन्होंने 1 साल बाद शुरू किया। ठीक है, तो एक पॉइंट पर जब उनका सॉफ्टवेयर बन गया, जो कि बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर माना गया, लेकिन उन्होंने इसका लाइसेंस लेना नहीं चाहा, क्या यह आपके लिए फायदेमंद था? क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर इतना अच्छा था कि अगर उन्होंने इसका लाइसेंस ले लिया होता तो IBM या किसी और को आपके सॉफ्टवेयर को लाइसेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो टाइम के अनुसार एप्पल को 3 अलग अलग टाइम पर देखिए। एक एप्पल 2 का टाइम था जहां स्टीव वोजनियाक ने एप्पल 1 सॉफ्टवेयर बनाया। यह बहुत अच्छा इंजीनियर था, तो फिर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वह आलसी हो गया। तो मैंने एप्पल 2 का बेसिक सॉफ्टवेयर बनाया और इसे लाइसेंस कर दिया। फिर मैक का टाइम आया जहां उन्होंने अपने सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाया और हम मैक के लिए एक बड़े एप्लीकेशन प्रोवाइडर थे। और क्योंकि हम अपने मैक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो हम एप्पल को लगातार बोलते रहे कि उन्हें अपना सॉफ्टवेयर दूसरे लोगों के लिए लाइसेंस कर देना चाहिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के लिए यह बहुत अच्छा होता। हालांकि विडंबना यह है कि यह MS-DOS और विंडोज़ के साथ मुकाबला कर सकता था। उन्होंने कुछ समय के लिए इसे करने के बारे में सोचा और फिर इसे ना करने का फैसला किया। और फिर मैक के बाद का टाइम आता है जहां वो सारी अलग अलग चीज़ें करते हैं और सभी को लाइसेंस करते हैं। तो सचमुच अगर उन्होंने यही काम मैक के टाइम पर किया होता तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन शेयर बहुत ज़्यादा मजबूत था और हम लाइसेंसिंग मॉडल में पूरी तरह से विश्वास करते थे। आप जानते हैं आज विंडोज़ और एंड्रॉयड लाइसेंसिंग मॉडल पर चलते हैं और इनका शेयर बहुत ज़्यादा है। हालांकि एप्पल हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी कम शेयर होने के बावजूद बहुत बेहतरीन प्रॉफिट कमाने में कामयाब रहा। अब IBM ने एक PC बनाने का निर्णय लिया और वो उन्हें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाले को ढूंढ रहे थे। मेरा अनुमान है कि उन्होंने सोचा कि हार्डवेयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो किसी से कुछ सॉफ्टवेयर ले लेंगे। आपको IBM का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला? और क्या आपको लगता है कि IBM ने आपसे सॉफ्टवेयर को लाइसेंस करने के बजाय आपसे खरीद कर गलती की? हाँ, यकीनन उन्होंने एक गलती की, लेकिन आप जानते हैं IBM एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसने बहुत अच्छी चीज़ें की है। असल में प्रोजेक्ट जो कि IBM PC को बनाया IBM मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा शुरू किया गया था, खासकर यह साबित करने के लिए कि वो प्रोडक्ट्स को जल्दी बना सकते हैं। जब उन्होंने कुछ बनाने का निर्णय लिया तब से लेकर उसकी शिपमेंट तक वो 4 साल की टाइमिंग की साइकिल देख रहे थे। तो उनके पास फ्लोरिडा में फैसिलिटी था। बोका रैटन ने प्रोडक्ट के सिस्टम्स को बनाया, लेकिन उसने इसे ठीक से नहीं बनाया। तो उन्होंने उन्हें कहा कि तुम लोग एक पर्सनल कंप्यूटर बनाओ और कोशिश करो कि आप इसे 18 महीने में बना लो, और आप लोगों की यह स्ट्रैटेजी किसी थर्ड पार्टी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली है।
तो वे लोग चिप के लिए इंटेल, सॉफ्टवेयर के लिए एप्स और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ग्रुप है जिसे कंप्यूटर लैंड कहते हैं, उनके पास वे लोग गए और टारगेट बस जल्दी से जल्दी करने का था। तो हमने उसके लिए सॉफ्टवेयर लिखा। इसके लिए 3 साल का उनका अनुमानित क्वांटिटी 2 से 3 लाख यूनिट्स का था। तो उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा और विडंबना यह है कि तब वह चीज़ बहुत ज़्यादा सफल रही। तो इसे अनदेखा कर वो वर्ड प्रोसेसर और छोटे बिजनेस मशीन के प्रति समर्पित हो गए और वे पूरी तरह से इस छोटे से ग्रुप के कब्जे में आ गए और इसलिए वास्तव में उन्हें नहीं पता था कि इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होने वाली है। मेरा मतलब है, जिस तरह उन्होंने हमारे साथ बातचीत की, हमने सोचा कि इसकी क्वांटिटी तो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा और इस तरह उन्हें लगा कि उन्हें अच्छी डील मिल गई, जो कि उन्हें मिला ही नहीं। ठीक है, तो उन दिनों आप कुछ हद तक स्टीव जॉब्स के एप्पल के कंपटीटर थे, लेकिन एक टाइम पर उन्हें पैसों की जरूरत थी और फिर आपने एप्पल को कोर्ट से बेल लेने के लिए कुछ पैसे दिया था। ये कैसा था जब उन्हें आपके पास पैसों के लिए आना पड़ा था? खैर हाँ, तो एप्पल 2 के टाइम पर हमने उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया और हम लोग एक तरह से फ्रेंडली कॉम्पिटिटर्स थे। फिर जब उन्होंने मैक की शुरुआत की, स्टीव जॉब्स हमारे पास आया और फिर दरअसल हमने एप्पल के आदमियों के साथ मैक पर और भी आदमियों को काम पर लगाया, क्योंकि हम इस एप्लीकेशन की सारी चीज़ें बनाना चाहते थे। तो हम वास्तव में बहुत अच्छे पार्टनर्स थे। इसके बाद स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया गया। वह उस टाइम पीरियड पर सीईओ नहीं था, लेकिन वह मैक प्रोजेक्ट का हेड था और इसलिए हम मिलकर काम कर रहे थे। तो फिर कंपनी का सीईओ जॉन स्कुल्ली को बनाया जाता है और फिर स्टीव जॉब्स चला गया। तो यह नया मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं कर रहा था। यह हमारे साथ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत कर रहे थे और इनसे कुछ हो ही नहीं रहा था। तो फिर जब स्टीव जॉब्स वापस आकर कंपनी की बागडोर संभालता है, तो उन्होंने कुछ इस तरह कहा, देखो मैं ये और ये चाहता हूँ और मैं आपको ये और ये दूंगा। तो कंपनी में पैसे डालने के साथ साथ 3 दिन में हमारी डील हो गई। मुझे लगता है हमने करीब 6% एप्पल की हिस्सेदारी खरीदी, जिसके बारे में हमारे लॉयर ने कहा कि एंटी ट्रस्ट कारणों की वजह से हमें उनकी हिस्सेदारी नहीं रखनी चाहिए। नहीं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा था, लेकिन हमने अधिकांश पैसों के अलावा हमने कंपनी को वास्तव में सपोर्ट करने और अपने मैक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने का वादा किया। और फिर स्टीव जॉब्स एक अच्छी मैनेजमेंट के जरिए कंपनी में बदलाव आया। पहले मैक के ऊपर काम किया गया और फिर कई सारे नए प्रोडक्ट्स बनाए गए, जिससे कंपनी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। ये सब कुछ होने के पहले मुझे लगता है कि आपने अपनी कंपनी को 1986 ईस्वी में पब्लिक किया। बिल्कुल। और आपका उम्र लगभग 31 साल था, है ना? तो आपका उम्र 31 साल था और कम से कम अखबारों में तो आप बहुत अमीर थे। क्या आपको उस समय लगा कि यह कंपनी जितनी बड़ी थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी होगी? और क्या आपने यह एहसास किया कि आप कितने अमीर थे, या फिर आप जितनी कड़ी मेहनत कर रहे थे उतनी ही कड़ी मेहनत बस करते रहे? आपको यह एहसास होने के बाद कि आप 31 साल की उम्र में कितने अमीर हो गए हैं, आपने वास्तव में कोई बाहरी एक्टिविटीज नहीं की? क्या इसने आपकी जिंदगी बदली? खैर, मैं काम के प्रति बहुत ज़्यादा दीवाना था और इसीलिए मेरे पास कोई खाली समय था ही नहीं। मेरा मतलब है, मैंने अपनी 30 की उम्र से पहले किसी संडे, सैटरडे या किसी वार्षिक छुट्टी पर विश्वास ही नहीं किया। मैंने अपनी 30 की उम्र के बाद संडे और सैटरडे की छुट्टियों पर विश्वास करना शुरू किया और जब तक मैंने अपनी पत्नी मिलिंडा से नहीं मिला, मैंने किसी भी वार्षिक छुट्टी में विश्वास नहीं किया। अब मैं बहुत ज़्यादा वार्षिक छुट्टियों में विश्वास करता हूँ। मेरा मतलब है, मैंने पूरी तरह से दीवानापन छोड़ दिया है। लेकिन दीवानापन 20 से 40 की उम्र वाले लोगों के लिए है। इसकी एक अपनी खूबी है और इसलिए यह बहुत ही अलग चीज़ थी कि इसकी इम्पोर्टेंस थी। मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया, क्योंकि यह आइडिया था कि किसी दिन मैंने सोचा शायद मुझे अपनी 60 की उम्र होने पर मैं कुछ रिसोर्सेज दे दूंगा। और मैं कैसे करूंगा यह? मुझे याद है कि मैं फॉर्च्यून मैगजीन की कवर देख रहा था, जहां वॉरेन बफेट ने इस बारे में यह बात की थी कि अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा पैसा या प्रॉपर्टी छोड़ना ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए अच्छा ही हो। मैंने वो पढ़ा और कहा, ओह, मुझे किसी दिन शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
यह वॉरेन बफेट से मिलने और उनसे बहुत अच्छी दोस्ती करने की पहले की बात थी। मैंने सोचा, ओह, ये बहुत बुद्धिमान है। मैंने इसके अलग प्रभाव के बारे में विचार नहीं किया था। तो इसने उस समय तो मेरा ज़िंदगी नहीं बदला, लेकिन इसके बाद का मेरा ज़िंदगी तो आप देख ही सकते हैं। ओह, ठीक है। तो आप अपनी कंपनी को पब्लिक करते हैं और अभी भी आप इसकी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन आपके द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर के बारे में मैं एक चीज पूछना चाहता था, जिसका इस्तेमाल मैं और यहां बैठे कई लोगों ने कई सालों तक किया है। तो क्यों जब मैं अपना सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर ऑन करना चाहता हूं, क्या मेरे पास 3 उंगलियों का होना जरूरी है, जो कि कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट है? ये क्या है? ये कहां से आया? ये किसका आइडिया था? खास तौर पर क्योंकि जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाई देता है और आखिरकार आप उसमें अपना पासवर्ड टाइप करते हैं। आप कीबोर्ड के साथ कुछ करते हैं जो दरअसल हार्डवेयर में हार्ड कोडेड सॉफ्टवेयर को बहुत ही छोटे लेवल पर सिग्नल देता है। फिर वही वास्तव में ऑपरेटिंग सिस्टम में लेकर आता है जिसकी आप उम्मीद करते हैं, ना कि यह सॉफ्टवेयर का बस वो अजीब हिस्सा है जो आपको एक लॉगिन स्क्रीन दिखाता है, फिर आपकी पासवर्ड लेता है और फिर यह वो कर पाता है। तो हमारे पास एक ही बटन हो सकता था, लेकिन जिस आदमी ने IBM का कीबोर्ड डिजाइन किया था उसने हमें हमारा एक ही बटन देना नहीं चाहा। तो हमने एक छोटे लेवल पर प्रोग्रामिंग की, जो कि हमारी गलती थी। तो हमने बहुत सी चतुराई भरी चीज़ें की। IBM के PC की अक्षरों का सेटिंग में आमतौर पर आपके पास 128 अक्षर होते थे, जैसे बड़े और छोटे अक्षर। लेकिन हमने बड़े अक्षरों को लिया और सूट और बाकी सिंबल्स को ऐड कर दिया। हम हार्डवेयर से ज़्यादा सॉफ्टवेयर की ओर बहुत सी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर पा रहे थे। ठीक है, तो आप कंपनी चला रहे हैं और यह बड़ी से बड़ी होती जा रही है और आप अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। आपने किस टाइम पर यह कहा कि देखो मेरे पास बहुत पैसा हो गया है, मुझे इन पैसों से कुछ करना है? क्या यह आपके पिताजी थे जो आपके पास आकर कहते हैं, बिल, तुम्हें इन पैसों से कुछ करना होगा, एक फाउंडेशन बनाओ? वह कौन सी चीज थी जिसने आपका पहला फाउंडेशन बनाया? इसके पीछे कौन सी इंस्पिरेशन थी? हाँ, तो जनवरी 1994 में मेरा शादी हुआ। उसी साल मेरा माँ एक्सपायर हो गई और फिर मेरे पापा ने मुझसे कुछ इस तरह कहा, अरे तुम्हारे पास ये सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तुम उन्हें मेरे पास क्यों नहीं भेज देते? मैं उनमें से कुछ को छांट कर तुम्हारे पास भेज दूंगा और फिर अगर तुम उन्हें फंड करना चाहो तो कर देना। तो वो आने वाले किसी भी नॉर्मल रिक्वेस्ट को वो देख रहे थे। फिर दूसरी, वास्तव में माइक्रोसॉफ्ट की बहुत ही काबिल और सीनियर एम्प्लॉय पैटी स्टोन साइफर ने रिटायर होने का निर्णय लिया और मैं कंप्यूटर्स को दुनिया भर की सारी लाइब्रेरीज में डालना चाहता था और इसलिए उसने एक अथॉरिटी बनाई जो कि यह सब कर रहा था। तो 1994 और 1997 के बीच का टाइम था जहां हमारे पास वो 2 अलग अलग चीज़ें थी और यह कुल मिलाकर शायद $150 मिलियन था, जो कि हर साल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और बाकी लोगों को दिया जा रहा था। फिर क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काबिलियत थी तो हमने उन्हें एक साथ लाकर एक फाउंडेशन बना दिया और 1997 में पैटी को इसका CEO बना दिया। तो आप जानते हैं, एक रात मैंने अपने पापा से कहा, देखिए यह पैसा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे लिए यह इजी करता हूँ। और यह अच्छा था क्योंकि मेरा सीखने का प्रोसेस थोड़ा धीमा हो गया था।